Hello everyone, welcome back to Mission Padhai YouTube channel. Today we are going to start most important questions from the chapter Sectors of Indian Economy PYQs। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपको पहले ही मिल चुका है, पोस्ट किया जा चुका है अर्लियर, आपको मिल चुका है, तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो कर लिया है। और अब इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले ये वाला चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हो तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं इस चैनल पर ये यूट्यूब चैनल है जिस पे आप सभी को क्लास 10th का रिलेटेड हर एक मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का रखता हूँ, बस एक आइडिया देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इन व्हाट 3 ways ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बेटर देन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्सप्लेन। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो कैसे बेटर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, उसको एक्सप्लेन करना है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो सिक्योरिटी रहता है उनके एम्प्लॉयमेंट में, कि ये नहीं होता है कि कभी भी निकाल दिया जाए, कभी भी कुछ कर दिया जाए। मतलब कि एक उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर उनको बाई चांस निकालना भी होता है तो एक नोटिस होती है, मतलब कुछ उनको एक डिटेल्स मिलते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आज फ़ोन किए कि आप तुमको अगले दिन से काम पर नहीं आना है, जॉब से निकाल दिया जा रहा है, तो ये नहीं होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। सेकंड, वर्कर्स गेट सेवरल बेनिफिट्स, जैसे कि पेड लीव हो गया, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एट्सेट्रा। पेड लीव भी जो उनके लिए बेनिफिट होता है एम्प्लॉयर्स के लिए। ठीक है, थर्ड वन है जो वर्कर्स के पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स रहता है काम करने के लिए। जैसे कि अगर सुबह के 9 बजे से या 10 बजे से 5 बजे तक का उन लोगों के पास 10 to 5 10 से 5 तक का है उनको केवल काम अगर होता है तो उतना ही उन लोग को करना रहता है। नहीं कि 10 बजे अगर बुलाए तो रात के 12 बजे छोड़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, कभी भी नहीं जाना रहता है, बस उनके पास एक पूरा प्रॉपर टाइमिंग रहता है। अगर बाई चांस वो लोग एक्स्ट्रा काम कर भी रहे हैं तो उनको ओवर टाइम का पैसा मिलता है, उसका अलग से पैसा मिलता है पेड। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर से उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा मनी या ओवर टाइम पेड मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम लोग बात कर लें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो हाई डिग्री, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रहती, वहाँ पर इनसिक्योरिटी रहती है। जब भी मन करता है तब भी निकाल देते हैं। वहाँ पे प्रोविज़न नहीं रहता है पेड लीव का, हॉलीडेज का कुछ भी प्रोविज़न नहीं रहेगा कि कोई पेड लीव है कोई हॉलीडे है। वर्कर्स को कम सैलरी मिलती है और ओवर टाइम का कोई पेमेंट भी नहीं मिलता। भाई जब सैलरी पूरी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देंगे, तो ओवर टाइम की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एक्सप्लेन। जो तीनों सेक्टर हैं वो इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर हैं वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो प्राइमरी सेक्टर, एक्टिविटी अंडरटेकन बाई प्राइमरी सेक्टर क्या है। तो जो भी मैंने आपको बताया अभी एक्सप्लेनेशन में भी, प्राइमरी सेक्टर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्टिविटी रिलेटेड है,
जैसे कि फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्सेट्रा हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। जो भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड हो रही हों वो हमारा सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर जो चीज़ प्राइमरी से कुछ नया एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे कि अगर आप बात कर लीजिए कॉटन के क्लोथ्स, कॉटन से कॉटन के क्लोथ्स, आयरन ओर से स्टील, शुगर केन से शुगर। ये वाला एग्जांपल मैं हर एक वीडियो में दे रहा हूँ, देता ही हूँ जिसमें ज़रूरत लगती है। शुगर केन से शुगर, तो ये सब हैं। यानी कि प्राइमरी में जो चीज़ नेचुरल नेचर पर डिपेंड हो, सेकेंडरी में जो चीज़ नेचुरल से मतलब कि आकर के एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बन जाए। टेरिशरी सेक्टर इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज विच सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो भी सेकेंडरी सेक्टर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी में, वो जितना भी एक्टिविटी हो रहा है वो जितनी भी सर्विसेज हो रही हैं उसको टेरिशरी यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारा टेरिशरी सेक्टर होता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, एग्जांपल में ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, etc. Okay, now question number this question, describe the provisions of National Rural Employment Guarantee Act 2005। 2005 का जो MG नरेगा वाला स्कीम था वो उसका प्रोविज़न बताओ। तो पहला प्रोविज़न उसका क्या था? इट प्रोवाइड्स 100 डेज। पहला उसका जो प्रोविज़न था वो था कि वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे रहा था हर एक रूरल हाउस होल्ड को, हर एक पर्सन को एक 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो हमारा जॉब था वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करके रख दिया गया था। इफ़ एन एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट कोई नहीं एम्प्लॉयड है 15 दिन से, तो उसको एंटाइटल्ड टू अ डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इसको प्रोवाइड हो रहा था। ठीक है। द गवर्नमेंट हैव टू establish central employment guarantee funds and state employment guarantee funds for the implement of the scheme. The scheme is to be extended। ये स्कीम जो थी वो 600 डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड हुई। Who has the ownership of the assets in the public। जो पब्लिक का जितना भी मतलब जो भी पब्लिक का ओनरशिप कौन लेता है पब्लिक सेक्टर का? सो गवर्नमेंट टेक द एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ओनरशिप लेती है। ठीक है। व्हाट इज GDP? एक्सप्लेन द प्रोसेस टू कैलकुलेट GDP। GDP क्या है इसका प्रोसेस बताओ। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये GDP हमारा होता है फाइनल गुड और सर्विस को प्रोड्यूस कितना हो रहा है पर्टिकुलर ईयर में, वो वैल्यू बताती है। सम ऑफ प्रोडक्शन जो 3 सेक्टर में हो रहा है उसका ये GDP बताती है। जैसे कि द मनी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the money values of goods and services should be added rather than the adding up the actual number. The value of final goods alone should be added as the value of intermediate goods is already included in the value of final goods. The mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हमारा GDP कैलकुलेट करता है। ओके। This organization collects the information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। ये हमारा GDP को estimate करता है। Now the next question, explain the meaning of tertiary sector। So the tertiary sector mention only 4 economic activities of this sector। So tertiary sector, these are the activities that वे हमारा एक्टिविटी जो कि हेल्प करता है
डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ये हमारा सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर होता है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process। चार इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ये हमारा सर्विस केवल देता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए ये सेक्टर यूज होता है। ठीक है, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड ये लेक्चर हमारा 10 मिनट का था, और अब हम लोग नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।